नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में उतार चढ़ाव आम बात है। कभी सत्ता के शीर्ष पर तो कभी विपक्ष में, कभी हार तो कभी जीत। लेकिन हैरानी तब होती है जब कोई सरकार लोक लुभावन योजनाएं भी बनाए, घोषणाएं भी करे और काम भी अच्छे चल रहे हों और सर्वे भी बताएं कि ये सरकार दोबारा चुनाव जीत जाएगी। लेकिन जब नतीजे आए तो बिल्कुल इसके उलट। कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हुआ। वहाँ की डॉक्टर रमन सिंह सरकार अच्छा काम कर रही थी। वहाँ का पीडीएस सिस्टम उनका पूरे देश में अन्य राज्यों में भी एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। नक्सलवाद पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। लेकिन जब चुनाव हुए तो सरकार बुरी तरह से हार गई। इसके क्या कारण रहे, इसी का विश्लेषण करेंगे वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ। लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर। एक वक्त था जब छत्तीसगढ़ की राजनीति छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के नाम के बिना पूरी नहीं होती थी। छत्तीसगढ़ के बनने के बाद 2003 से डॉक्टर सिंह लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। डॉक्टर रमन सिंह वो नाम है जिन्होंने कांग्रेस को 14 साल वनवास में रखा, पर फिलहाल खुद सत्ता सुख से वंचित है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह फिलहाल जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी के चलते 15 साल की अपनी सत्ता खो चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के साथ डॉक्टर रमन सिंह को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इसके साथ ही भाजपा अपने इस प्रभावशाली नेता को राज्य की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में ले आई है। डॉक्टर रमन सिंह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। रमन सिंह ने राजनीतिक पारी की शुरुआत जनसंघ के यूथ विंग से की थी। इन्होंने कवर्धा की नगरपालिका, छत्तीसगढ़ विधानसभा और भारतीय संसद में बहुत से महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। 1999 में संसद के सदस्य रहते हुए इन्होंने वाणिज्य राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया है। संगठन क्षमता और सबको साथ लेकर चलने की दक्षता से संपन्न डॉक्टर रमन सिंह को 2003 में छत्तीसगढ़ का दायित्व सौंपा गया और डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। कहते हैं, योद्धा कभी हारते नहीं बल्कि दोगुनी मजबूती के साथ फिर से मैदान में उतरते हैं। नई भूमिका के साथ नई पारी शुरू करने वाले डॉक्टर सिंह अब राज्य और केंद्र दोनों जगह मोर्चा संभाले हुए हैं। डॉक्टर सिंह फिर से मैदान में हैं, पर इस बार रणनीतिकार के तौर पर। आज साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता आपको मिलवा रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से। रमन सिंह जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और आपने अनेक योजनाएं बनाई, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नक्सलवाद पर लगाम, और आपकी पीडीएस सिस्टम तो बाकी राज्यों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में माना गया। फिर अचानक क्या हुआ कि आप इलेक्शन हार गए? छत्तीसगढ़ में 15 साल लगातार सरकार में काम करते रहने के साथ मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था और लोकल स्थानीय स्तर में भी 15 साल से लोग एमएलए रहे, उनका विरोध में वोट डाला। तो ये एक 15 साल का असर था जो विधानसभा में हम पीछे रह गए। जो विधानसभा के चुनाव हुए तीनों राज्यों में, जितने भी सर्वे आ रहे थे उनके अनुसार ये लगता था कि शायद मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो बीजेपी लूज करेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ तो निश्चित रूप से जीतेंगे। तो क्या कारण रहा? कांग्रेस की रणनीति उसके पीछे थी या आपके मंत्रियों और विधायकों के प्रति नाराजगी? निश्चित रूप से सारे सर्वे, सारे रिपोर्ट कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी आगे है, और मुझे लगता है कि आखिरी 7 दिनों में या 5 दिनों में जो परिवर्तन हुआ उसका मूल कारण, यदि मैं इस पूरे इलेक्शन को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो सबसे इफेक्टिव विषय रहा कि धान की कीमत 2,500 रुपया करने की बात हो, कर्जा माफ़ी का अंतिम समय में किसानों के ऊपर सीधा इफेक्ट हुआ और मतदान का प्रतिशत बढ़ा। किसानों ने धान बेचना बंद किया मंडी में और उसी समय धान मार्केट में आ रहा था, तो सीधा असर पूरे चुनाव को प्रभावित करने वाला दिखा। ये आप बीजेपी के अगेंस्ट वोट मानते हैं या रमन सिंह के अगेंस्ट मानते हैं या मोदी सरकार के अगेंस्ट मानते हैं? नहीं, विधानसभा में कोई मोदी जी के नाम से वोट मांगने का तो सवाल ही नहीं था, और स्थानीय फैक्टर थे। लोकल एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग हिस्से में अलग अलग कारण हो सकते हैं,
और उन कारणों का असर हुआ। और एक बड़ा कारण जो सामान्यतः प्रथम दृष्टा ही नज़र आता है वो था कि कर्जा माफ़ी की बात को इन्होंने ज़ोर शोर से उठाया था। कर्जा माफ़ी की उन्होंने आश्वासन दिए, लेकिन आपने भी लोगों को मोबाइल बांटे थे, आपने भी तेंदुपत्ता योजना और बाकी सब तरह से आपने भी बहुत सारे लोगों को खुश करने के तरीके अपनाए थे। योजनाएं तो बहुत सारी थी, मगर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा था। पर मुझे लगता है कि किसानों को ज़्यादा आकर्षण इस मुद्दे पे पड़ा कि उनके कर्जा माफ़ होगा। अगर आप उसको कारण मानते हैं तो अभी जो उन्होंने 72,000 रुपये के जो आश्वासन दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लोकसभा चुनाव में भी उसका असर देखने को मिलेगा। ये मुद्दा अब कांग्रेस के वादे और कांग्रेस के विश्वास, इसके भ्रम में देश की जनता नहीं आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार, आज से नहीं, लगातार जब से सत्ता में रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक गरीबी हटाओ के नारे लगाते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे। गरीब और गरीब हुआ 55 साल में, और 5 साल मोदी जी के जब उसकी तुलना करते हैं तो 5 साल में जो चमत्कारिक काम हुआ मोदी जी का, वो बड़ा असर है। और देश का सबसे बड़ी बात जो लोकसभा इलेक्शन में दिख के आ रहा है, तो देश का पूरा एजेंडा एक तरफ आ गया है कि कहीं न कहीं देशभक्ति, राष्ट्र का स्वाभिमान और देश को एकजुट रखने की ताकत किसमें है, और देश को मजबूती के साथ डेवलपमेंट के स्तर में ले जाने की क्षमता किसमें है, तो मोदी के नाम जी के नाम से पूरा देश खड़ा हुआ है। आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे, आपकी कौन सी 2 सबसे बड़ी उपलब्धियां जिनको आप लगते हो कि जो एक लैंडमार्क अचीवमेंट्स आपकी रही, वो 2 बड़ी उपलब्धियां कौन सी थी? मुझे लगता है कि 15 साल बाद जब मैं लौट के देखता हूँ और अपनी योजनाओं को एक सिरे से आंकलन करता हूँ, तो जनता ने सबसे ज़्यादा जिसका स्वागत किया, और जनता ने केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश की जनता ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जिसकी चर्चा हुई। और आज मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम न केवल छत्तीसगढ़ में है, बल्कि 10 राज्यों में छत्तीसगढ़ मॉडल को ही स्वीकार किया गया। और छत्तीसगढ़ मॉडल ने ट्रांसपेरेंसी के साथ 70 लाख परिवारों को न केवल चावल की योजना हमने दिया 1 रुपये किलो, नमक उनको निःशुल्क दिया, ट्रैवल एरिया में चना की योजना दी, और ऐसा किया कि 70 लाख परिवार में से एक व्यक्ति भी नहीं बोल सकता इस 15 साल की यात्रा में कि उसे राइस नहीं मिला, उसको नमक नहीं मिला, उसको चना नहीं मिला, सही कीमत में नहीं मिला, सही टाइम में नहीं मिला। इसकी मॉनिटरिंग भी जिस तरीके से हमने किया, तो ये देश के लिए एक मॉडल बना, और इसकी चर्चा देश के बाहर भी हुई। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण योजना मैं मानता हूँ कि जिसमें हमको बड़ी सफलता भी मिली, और आज छत्तीसगढ़ की जनता उसको याद भी करती है। ये वाली जो वर्तमान सरकार है, ये भी उसको कंटिन्यू किए हुए? इस सरकार के आने के बाद इनका आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा ये हुआ कि ट्रैवल एरिया में जो एक महत्वपूर्ण योजना इसका हिस्सा था, न केवल इसको मैं खाद्यान्न सुरक्षा कहता हूँ, पोषण सुरक्षा कहता हूँ, न्यूट्रिशन भी हमने उनको दिया था। तो इस बार सरकार के आते ही जो सबसे गलत कदम उठाया और जिसकी प्रतिक्रिया ट्रैवल एरिया में सबसे ज़्यादा हुई, इन्हें नमक की योजना और चना की योजना को बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो छत्तीसगढ़ का यदि पूरे एरिया वाइज यदि देखा जाए, तो एजुकेशन के दृष्टि से हम काफ़ी पीछे थे, और उस एजुकेशन हब के रूप में बस्तर को हमने डेवलप किया। छत्तीसगढ़ में IIT, IIM आया, छत्तीसगढ़ NIT आया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आया, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट आए। तो एक प्रकार से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में और बस्तर जैसी जगह में हमने एजुकेशन हब बना के 4-4 हज़ार बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया, उनके लिए कौशल उन्नयन का काम किया। तो एक वातावरण पूरे रिमोट एरिया, ट्रैवल एरिया में और मैदानी क्षेत्र में एजुकेशन के प्रति जाया। ट्रैवल बच्चे आज IIT में सेलेक्ट हो रहे हैं, IIM में सेलेक्ट हो रहे हैं, NIT में सेलेक्ट हो रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं वहाँ के बच्चे। तो उनके लिए प्रयास के माध्यम से एक संस्था हमने बनाया जो ऐसे एरिया के बच्चों को, गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग भी देती है, पढ़ाती भी है। और इन संस्थाओं को जन्म देकर छत्तीसगढ़ में हमेशा के लिए एक एजुकेशन के क्षेत्र में जो कमियां थी उसको दूर किया। ये तो होगी 2 आपकी मुख्य उपलब्धियां। ऐसी कौन सी योजना या घोषणा या कौन सी ऐसी बात थी जो आपकी कसक रह गई कि मैं अगर दोबारा मुख्यमंत्री बन जाता तो इस बार मैं ये वाला काम और ज़रूर कर देता? एक बात मैं कह सकता हूँ कि नक्सल फ्रंट में मुझे लगता है कि हमने बस्तर
सरगुजा 2 इलाके में नक्सल का बहुत बड़ा प्रभाव रहा था। सरगुजा को हमने पूरे के पूरे नक्सल समस्या से मुक्त कर दिया। बस्तर के भी करीब करीब बड़े हिस्से को हमने मुक्त किया। कुछ हिस्सों में नक्सली मूवमेंट चलते रहे, तो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की जो योजना थी उसमें कुछ कसर बाकी रह गया। और अब कांग्रेस के आते के बाद तो रोज़ नक्सली घटना हो रही है। विधायक भी चुनाव के अभियान में निकला है, उसको भी ब्लास्टिंग से मौत होती है। 4 जवान और हमारे विधायक भीमा मंडावी को ब्लास्ट में उसकी मौत होती है। रोज़ घटनाएं हो रही है। अब तो नक्सली कहने लगे कि हमारी सरकार है। रमन सिंह जी, नक्सलवाद की समस्या से छत्तीसगढ़ तो पीड़ित है ही, साथ ही और भी कई राज्य पीड़ित हैं। आप नक्सलवाद के अगर हम गहराई में जाएं, इसकी जड़ में जाएं, तो क्या कारण है कि व्यक्ति नक्सलवादी बनता है? नक्सलवाद का मूल कारण यदि कहा जाए तो वेस्ट बंगाल से जब शुरू हुआ, चारू मजुमदार, कानू सन्याल जैसे लोग थे जो कुछ मुद्दे को लेकर नक्सलवाद और इस आंदोलन को जन्म दिया। मगर अब धीरे धीरे नक्सलवाद का वो रास्ता भटक गया है। अब तो सिर्फ़ और सिर्फ नक्सल के नाम से वसूली का अभियान चलता है। सिर्फ हिंसा और स्कूल को तोड़ना, अस्पताल को तोड़ना, पंचायती राज को ध्वस्त करना, इलेक्शन का विरोध करना और 18वीं सदी में छत्तीसगढ़ को ले जाने का षड्यंत्र नक्सली करते हैं। कहीं भी बस्तर के आम आदमी इनके साथ नहीं है। सिर्फ बंदूक के बदौलत ये टिके हुए हैं क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन है। मगर मुझे लगता है कि इस समस्या को न केवल छत्तीसगढ़ की है बल्कि राष्ट्रीय समस्या है। इसमें मजबूती के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। रमन सिंह जी, अगर हम अब तक की कांग्रेस सरकार की, भूपेश बघेल सरकार की अगर हम बात करें, उसकी अभी तक के कार्यों को अगर हम उसकी समीक्षा करना चाहें, तो आपको क्या लगता है कि पिछले 5-6 महीने में प्रदेश ने कितनी प्रगति की होगी? PWD के सारे काम, इरिगेशन के सारे काम, पंचायत के सारे काम पूरी तरीके से बंद हो गए। 4 महीने से लोगों को तनख्वाह मिलना बंद हो गया। ट्रेजरी में आज ये हालत है कि सर्वर डाउन हो गया है और पेमेंट करने की स्थिति इनकी समाप्त हो गई है। आर्थिक दिवालियापन की ओर यह सरकार बढ़ रही है। अराजकता की स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है। बड़े बड़े वादा किया उन्होंने, बड़ी बड़ी बातें की, शराबबंदी करेंगे, शराब को दुगने शराब की बिक्री बढ़ गई है। नागरिकों शराब की बिक्री की बात पर मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। शराब के बारे में तो अक्सर आपकी सरकार पर आरोप लगता था कि खूब लाइसेंस बांटे, गली गली में शराब की दुकानें खुल गई थी। नहीं, हमने शराब की दुकानों को पिछले 5 सालों में जब से हमने योजना बनाई थी करीब करीब 400 दुकानें हमने कम कर दी। और हमने तो लक्ष्य बनाया था, ये सरकार उस लक्ष्य से भटक रही है। हमने पहले कहा 500 की आबादी में, फिर कहा 1000 की आबादी में, फिर कहा 1500 की आबादी में। अब हमने कहा 2000 तक की आबादी वाले किसी गांव में कोई शराब दुकान नहीं होगी, यानी नहीं होगी। वहाँ कोई कोशिश नहीं जा सकता, कोई शराब नहीं बिकता। तो छत्तीसगढ़ के 90% गांव तो इससे मुक्त हो गए क्योंकि छोटे छोटे गांव थे, बड़े गांव में दुकानें थी। और धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे थे कि अब बड़े स्तर के, पंचायत स्तर तक के बड़े गाँव में ही शराब की दुकी हुई। तो ग्रेजुअली हम उस पर चोट कर रहे थे। कांग्रेस के आने के बाद उन्होंने जो परिवर्तन किया है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने वादा किया, चुनाव घोषणा पत्र में पहले लाइन में डाला कि जैसे ही सरकार बनेगी हम शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी तो नहीं हुई बल्कि और शराब की दुकानें बढ़ती जा रही है। बल्कि अच्छी योजना दाल भात के अंदर हम चलाए थे उसको बंद कर दिया। चरण पादुका की योजना तेंदुपत्ता वालों के लिए हमने किया था, वो बंद कर दिया। आजकल छत्तीसगढ़ में एक नया शब्द सुनने को आया है, बदलापुर की राजनीति। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह केंद्र सरकार कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वढेरा पर केस कर रही है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में आपके दामाद पर केस बनाया गया 50 करोड़ की हेराफेरी का। ऐसा एक कोई हॉस्पिटल चलता है, हॉस्पिटल खोला जाता है, हॉस्पिटल में एजेंसी तय होती है और इन मामलों में लेकर एक व्यक्ति को टारगेट करके जब आगे बढ़ रहे हैं। मगर मुझे ये कहना है कि यदि आपके पास कोई सबूत हो, कोई पक्ष हो, तो अब मामला सब न्यायालय में जा रहा है, सभी जगह कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में सभी बातें चूँकि न्यायालय के विचाराधीन हैं, तो जल्द ये सारे बातों का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहीं भी कोई विषय मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, न्यायालय ही इसमें हर विषय को क्लियर करेगा। रमन सिंह जी, आजकल चुनाव के आपके दौरे पूरे देश भर में चल रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, अभी दिल्ली में हूँ, अन्य राज्यों में जाने का अवसर मिला। एक इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो मैंने अभी तक के इतने चुनाव में नहीं देखा, इस चुनाव के केंद्र बिंदु
सिर्फ मोदी जी हैं। मोदी जी से देश की जनता की उम्मीदें बहुत ऊंचाई पर है। इस बार पूरी मुखरता के साथ लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी, एक नाम पे पूरा देश का ये चुनाव टिका हुआ है और इतना बड़ा विश्वास और भरोसा मोदी जी ने 5 साल में अर्जित किया है। ये चमत्कार और इस चुनाव का निश्चित रूप से जो प्रभाव दिख रहा है कि लोग मोदी जी के नाम से एक मत हैं और ये मन बना लिया है कि 2019 में फिर एक बार पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर हम 2014 के चुनाव से इस 2019 को कंपेयर करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों से जो मैक्सिमम सीट आ सकती थी बीजेपी की वो आई थी। आपको लगता है कि कम से कम उतना टारगेट भी अचीव कर पाएंगे? इस बार का चुनाव 14 और 19 के चुनाव में निश्चित रूप से तीनों राज्यों ने बहुत बेहतर किया था। हाँ, 14 में और 19 आते आते अब चुनाव के अंतिम चरण में जब हम पहुँचे हैं तो मुझको लगता है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उसी आसपास चुनाव के रिजल्ट में हम रहेंगे। सफलता छत्तीसगढ़ में भी मुझे लगता है कि हम 10 सीट जीते थे, 10 के आसपास सीट जीतेंगे। मध्य प्रदेश में भी वातावरण पूरी तरीके से भाजपा में है, मोदी जी के साथ है। राजस्थान में तो मुझे लगता है कि कोई नुकसान इस राज्यों में नहीं होगा। आप अभी विधानसभा में जो चुनाव हुए उसमें इन तीनों राज्यों में आपने सत्ता गंवाई, आपको नहीं लगता कि उसका कुछ तो असर इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को पहले मिलेगा? मुझे लगता था कि शायद इसका बड़ा असर दिखेगा, मगर चुनाव के आने के साथ साथ जब अभियान में हिस्सा लिया और चुनाव अभियान में घूमा पूरे छत्तीसगढ़ में, तो मुझे लगता है लोगों ने स्पष्ट मन बनाया कि ठीक है, विधानसभा में हमने कांग्रेस को वोट दिया, गलती हो गई, पर लोकसभा में हम ये गलती नहीं दोहराएंगे और मोदी जी को ही, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प देश में नहीं है, मोदी जी से ज़्यादा भरोसा किस पे नहीं है। तो स्पष्ट मतदाता बोलता है कि हाँ, हमने कांग्रेस को वोट दिया था पर लोकसभा में माननीय मोदी जी को वोट देंगे। कुछ लोगों का मानना है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी भी और सरकार भी केवल 2 व्यक्तियों के आसपास केंद्रित हो गई है और बीजेपी भी संगठनवादी ना होकर के व्यक्तिवादी होती जा रही है। देखिए, संगठन ही चुनाव लड़ता है, नीचे का बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही इस चुनाव अभियान में ध्रुव रहता है और जब तक कार्यकर्ता नीचे स्तर का मोबिलाइज नहीं होगा तब तक एक अच्छी बात है कि मोदी जी के नाम से बूथ स्तर तक का आखिरी कार्यकर्ता मोबिलाइज हुआ है। पुराने कार्यकर्ता जो घर में बैठ गए थे वो बाहर आए। सारे अनुषांगिक संगठन के लोग जो चुनाव में अभियान में बहुत रुचि नहीं लेते थे वो सामने आए। इस बार ऐसा अचानक लगा कि समाज के सभी वर्ग उनके लिए खड़ा हुआ है और जो लोग अभी तक चुनाव अभियान में हिस्सा नहीं लेते थे वो भी हिस्सा ले रहे हैं। जो कांग्रेस ने भी पिछले दिनों में जैसे 72,000 रुपये देने की योजना की, या प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारा, या नोटबंदी और जीएसटी को लेकर के जिस तरह के उनके आरोप हैं, आपको नहीं लगता कि कुछ तो उसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, प्रियंका जी का राजनीति में आना कोई ऐसा तो नहीं है कि पहली बार राजनीति में आई है। उनका असर यदि होता तो पिछले 3-4 चुनाव में कांग्रेस की हालत, जो इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित थी, कहाँ 400 तक जीतने वाली राजनीतिक पार्टी 40 तक के आगे सीमित हो गई। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जिनकी सरकार थी आज सभी राज्यों से उनकी सरकार निकल गई। तो इनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, वो चाहे राहुल हो या प्रियंका हो, लगातार असफलता उन्होंने हासिल की है। और इस बार भी कोई चमत्कार या कोई मुद्दा नहीं, कोई 6,000 रुपया मासिक के आधार पर यदि सोचते हैं कि चुनाव जीता जा सकता है तो देश की जनता समझती है कि कांग्रेस मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है। अभी जो इन दिनों में जितने फेजेज में अभी तक इलेक्शन हुए हैं उसमें परसेंटेज ऑफ वोट काफ़ी कम हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है? वोट का परसेंटेज छत्तीसगढ़ में तो हमारे यहाँ करीब करीब वही परसेंटेज रहा, काफ़ी अच्छा रहा। मध्य प्रदेश में भी जहाँ चुनाव हो रहे हैं अच्छे रिजल्ट आए हैं। कुछ राज्यों में वोट परसेंट कम होने का तो मुझे लग रहा है कि वोट का प्रतिशत कम होना, जहाँ जहाँ कांग्रेस या विपक्ष के लोग सत्ता में हैं उन राज्यों में वोटों का प्रतिशत में फ़र्क आया है, तो उनके सरकार के परफॉर्मेंस की निराशा तो है। कुछ जगह चुनाव को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, कहीं राष्ट्रवाद के नाम पर, कहीं विकास के नाम पर, और ख़ास तौर से जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल की सीट पर
और इसी तरह से और भी कई जगह पर, और अगर हम बंगाल में देखें तो वहाँ पर जिस तरह का ममता बनर्जी का रिस्पांस है, कहीं ना कहीं हिंदुत्व की लहर आपको कहीं दिखाई देती है? प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आरोपित लगाकर हिंदू आतंकवाद का एक नया डेफिनेशन देश को देने का काम तो कांग्रेस ने किया। दिग्विजय इसमें केंद्रीय भूमिका रही और एक प्रकार से ये साबित किया गया कि उग्रवादी या आतंकवादी हिंदू हैं और हिंदुओं के अंदर भी उग्रवाद पनप रहा है। इसको गलत तरीके से साबित करने का प्रयास किया, उसको जेल में डाला। आज ये इस इलेक्शन में इस बात को लेकर पूरे देश में चर्चा है कि क्या उस समय कदम गलत तरीके से उठाया गया था, गलत फंसाया गया था। और एक बात ठीक है कि जो धर्म की बात करता है, जो ख़ास तौर से इस हिंदुओं के अंदर जो भाव प्रकट हुआ है भोपाल में और पूरे प्रदेश में इसकी छाप देखी जा रही है, तो इस देश में कम से कम हिंदू उग्रवाद या आतंकवादी गतिविधियों में तो लिप्त रहता नहीं, और ये चुनाव में दिखेगा इसका असर। और जो बार बार हम पाकिस्तान का नाम लेकर के इलेक्शन लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि पाकिस्तान के साथ में है कांग्रेस और पाकिस्तान से प्रचार करा रही है। इस घेरे में तो कांग्रेस खुद अपने आप को फंसाया है। पूरा एजेंडा को बदलने का काम कांग्रेस ने किया और वो फंसती चली गई। आप देखिए, किसी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में राष्ट्रद्रोह के कानून को परिवर्तन करने का संकल्प यदि होता है, 124A को समाप्त करने की बात होती है, तो ये तो अपने आप में आ बैल मुझे मार, सेना के अधिकार को कटौती करने की बात किसी घोषणा पत्र में होती है। तो देश में राष्ट्रवाद की बातों को चुनाव के एजेंडा में प्रमुख केंद्र बिंदु में लाने का काम कांग्रेस ने किया। राष्ट्रद्रोह की बात, 124A की बात, सेना के अधिकार को कम करने की बात, आपने तो ज़बरदस्ती उस चक्र में फंसते गए। जो राष्ट्रभक्त है, देश के लिए जो मजबूती से खड़ा होगा, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो बड़े से बड़ा कदम उठा सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर सकता है, तो ये चयन की प्रक्रिया में फिर बड़ा साफ दिखने लगा कि हाँ, मोदी है जो देश की रक्षा में सक्षम है, और ये बाकी लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ समझौतावादी हैं और वोट की राजनीति के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं। जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसका क्रेडिट बीजेपी लेकर के और वोट की राजनीति करना चाहती है। आपको नहीं लगता कि हम जो सैनिक शहीद हुए उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक का कहीं मोदी जी ने सेना को सबसे पहले बधाई दिया, धन्यवाद दिया, सेना को ही क्रेडिट दिया। अब सेना को तो क्रेडिट मिलेगा ही और एयरफोर्स को भी क्रेडिट मिला, विशेष रूप से जाकर 90 किलोमीटर जाके जो स्ट्राइक किया था उसका लाभ तो मिला। मगर जब ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी को अपने आप देश में उनके साहसिक निर्णय की तारीफ होती है। आपका बड़ा सौम्यता और सरलता, सहजता वाला एक व्यक्तित्व है, लेकिन आज की राजनीति में जिस तरह की गिरावट आ गई है और जिस तरह की बयानबाजी होती है, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, आपको नहीं लगता कि राजनीति बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गई है? अब तो गिरावट की पराकाष्ठा हो गई। देश में क्या उबाल आ गया कि लोग बाकी बात करने लगे हैं, क्योंकि पराजय जब दिखता है तो बौखलाहट सामने आती है। और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है, मर्यादा होता है, उस मर्यादा का भी उल्लंघन इस 5वें चरण के बाद मुझे स्पष्ट दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस बारे में और ज़्यादा कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है? इलेक्शन कमीशन तो अपनी तरफ से सभी को सचेत करता है, मगर राजनीतिक दल को ही इसमें स्वानुशासन रखना पड़ेगा कि हम अपनी बात को मर्यादा के साथ कैसे रखें ताकि जनता को भी तो पसंद आए। रमन सिंह जी, हम एक संघीय ढांचे में हैं, केंद्र में एक अलग सरकार है, कई राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं, गैर बीजेपी राज्य जहां सरकारें हैं, आप किस मुख्यमंत्री को सबसे अधिक नंबर देना चाहेंगे? मुझे लगता है जितने मुख्यमंत्री का परफॉर्मेंस है और जो अलग अलग कार्य दिखे, उनमें जो वादा किया था उस वादे के अनुरूप अपनी बात को पूरा करने में सफलता कुछ हासिल की है, लोगों का विश्वास जीते हैं, तो नीतीश कुमार की है। शराबबंदी की बात कही थी, शराबबंदी करके दिखाया उन्होंने। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की स्थिति थी, कानून व्यवस्था जो चौपट हो गए थे उसको बेहतर करने का काम किया था, नीतीश कुमार ने बिहार में करके दिखाया। तो और जिस शांत तरीके से जिस विकास को मूल मंत्र मान के नीतीश बढ़ रहे हैं, तो बाकी मुख्यमंत्री से जब मैं तुलना करता हूँ तो नीतीश जी को मैं नंबर 1 बोलता हूँ।
आप पहले केंद्र में भी रहे, उसके बाद राज्य में रहे। अब अगर आपको दोबारा मौका मिलेगा केंद्र में आने का, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा बनती है, तो आप केंद्र में आना चाहेंगे कि दोबारा राज्य में जाएंगे? मेरे बारे में कभी मैंने खुद निर्णय नहीं लिया, न विधानसभा के समय, न लोकसभा लड़ने के समय, केंद्र में मंत्री बनाने के समय, या प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, या 3 बार मुख्यमंत्री बनाया गया। केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश रहा है उस आधार पे मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा की है। आगे जैसा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, जैसा निर्णय पार्टी करेगी, उसी आधार पे संगठन हो या सरकार हो, मुझे कोई दोनों में फ़र्क नहीं। रमन सिंह जी, आप कार्यक्रम में आए, आपका धन्यवाद। हम अंत में आपसे जानना चाहेंगे, पहले आपके खूब दौरे होते थे मुख्यमंत्री के रूप में, मीटिंग्स होती थी, योजनाएं बनती थी, अब थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करते होंगे? अब मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के बाद चुनाव का माहौल आ गया, तो लगातार मैं या तो छत्तीसगढ़ में घूमता रहता हूँ या छत्तीसगढ़ के बाहर जहाँ ड्यूटी मुझे दी जाती है, 3-4 राज्यों में अभी भी मुझे जाना है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल संगठन के लोग खाली किसी को छोड़ते नहीं, और संगठन में इतने सारे दायित्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के बाद अभी दिल्ली में हूँ तो कार्यालय बैठता हूँ, कार्यालय के साथ साथ अन्य जवाबदारी होती है उसको कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो उपयोग समय का मैक्सिमम हो सकता है मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रमन सिंह जी। पहले आप केंद्र में मंत्री थे, उसके बाद 15 वर्ष तक आपने लगातार मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दोबारा केंद्र में आकर देश की सेवा करें। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप तक पहुंचाने के लिए हमारे एक दर्शक ने संदेश भेजा है। दौरे इलेक्शन में कहाँ कोई इंसान नज़र आता है, कोई हिंदू, कोई दलित तो कोई मुसलमान नज़र आता है। बीत जाता है जब इलाकों से इलेक्शन का दौर, तब हर इंसान रोटी के लिए परेशान नज़र आता है। कुछ तो खासियत है इस प्रजातंत्र में, कुछ तो बात है इस करामाती मंत्र में। वोट देता हूँ फ़कीरों को, कमबख्त शहंशाह बन जाते हैं, और हम हर बार वहीं के वहीं रह जाते हैं हम हर बार उंगली रंगाने के लिए, नए फ़कीरों को फिर शहंशाह बनाने के लिए। आशा आपको पसंद आया होगा। अगले सप्ताह प्लस माइनस कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।